हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह चंदेल। तो चलिए हमें आज एक्चुअल में जब मैं सत्ता का स्वरूप बता रहा था, पॉलिटी का ये छठवां सातवां लेक्चर है, इसका प्लेलिस्ट कंप्लीट बना हुआ है। लेकिन हाँ, मैं उपासना बता रहा था। तो उससे पहले एक चीज़ आपको मैं ये बता दूं कि देखिए, जो शब्द हिंदू है, हिंदू शब्द एक्चुअल में जो अरेबियन कंट्री है, यानी जो हमारे जो अरेबियन कंट्री, जो सिंधु के पश्चिमी लोग थे, तो वो सिंधु का सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे। स को वो ह करते थे, स का प्रोनाउंसिएशन वो ह करते थे। तो जो सिंधु के पूरब साइड रहने वाले लोगों को उनने हिंदू कहा। ठीक है। तो इसी वर्ड के रेफरेंस में आपने देखा होगा, जैसे कि आज भी हम बहुत हिंदू डिंग मारते रहते हैं और लोगों को पता नहीं है, हालांकि ये अपनी पॉलिटिक्स की बात है, ये फिर कभी करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी, कहा था कि जो हिंदू है ये एक लाइफ स्टाइल है। जो हिंदुज्म है, जो हिंदू है, एक मिनट लिख भी देता हूँ, है ना। तो ये जो हिंदू शब्द है ये क्या है, एक लाइफ स्टाइल है। ध्यान रखिएगा, ये क्या जीवन शैली है, ये जीवन शैली है। कैसे जीवन शैली है, उसने कुछ तर्क भी दिया कि ये कोई जो सिंधु, ये जीवन शैली है, ये एक लाइफ स्टाइल है, ये पंथ उपासना पद्धति पे, ये कोई उसके तर्ज पे कोई धर्म नहीं है एज सच कि आप इसकी पंथ उपासना, ठीक है, हम आज मान रहे हैं, वो बात अलग है, ठीक है, बस एक लाइफ स्टाइल है। मतलब इसमें कहा गया कि जैसे कि हिंदू की विशेषता यही है कि उसके लिए जरूरी नहीं है किसी व्यक्ति को कि वो व्यक्ति मंदिर जाए या किसी देवी देवता की पूजा करे। उसका हिंदू होना इसी चीज से कि वो हिंदू परिवार में पैदा हुआ है, अगर उस परिवार में वो जन्म ले लेता है, तो इसके लिए उसके ये पर्याप्त है कि वो क्या है, हिंदू है। उसके लिए पर्याप्त है, ये जरूरी नहीं है कतई कि वो क्या करे, किसी भी मंदिर में जाए, किसी देवी की पूजा करे या ये सारी चीजें। तो इस वजह से कहा गया कि एक लाइफ स्टाइल है, ये एक जीवन शैली है। ठीक है। हम थोड़ी सी संविधान सभा के बारे में देखना था कि भाई संविधान सभा है, जो लास्ट लेक्चर में हमने जो सत्ता के उद्देश्य थे तो उसके बारे में हमने कंप्लीट कर लिया था। तो देखिए संविधान सभा, उसके डेवलपमेंट क्या है, भारत में जो संविधान सभा के जो डेवलपमेंट है, ध्यान रखिएगा, बिहार पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस और सभी स्टेट सिविल सर्विस के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए आप इसमें कोई भी कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है। तो चलिए, तो मैं यही बोल रहा था, जो संविधान सभा है, तो अगर देखेंगे जो संविधान सभा एक ऐसी प्रतिनिधित्मक संस्था होती है, जेनिंग्स कहते हैं कि ये एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव संस्था होती है जो एक नवीन दस्तावेज, नवीन संविधान पर विचार करने के लिए बुलाई जाती है। ठीक है। जब नवीन संविधान विचार में कुछ विचार करने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए इसको क्या किया जाता है, बुलाया जाता है। साथ ही साथ इसमें से आप देखोगे कि इसमें विचार, जो नए संविधान में विचार या उनको अपनाने के लिए और उसमें संशोधन करने के लिए, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जो संविधान सभा है ये एक प्रतिनिधित्मक संस्था होती है। जैसे संविधान, अब मान लीजिए संशोधन के लिए तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस होते हैं ना, तो ठीक वैसे ही कि यह एक प्रतिनिधित्मक संस्था होती है। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट होता है। ओके, ये जेनिंग्स कहते हैं। आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, तो मैं आपको लिख देता हूं, जेनिंग्स क्या कहते हैं। जो जेनिंग्स हैं, जेनिंग्स कहते हैं, ये बहुत क्रिटिक करते हैं। ठीक है। तो इनका मानना है कि भाई जो संविधान सभा है, जो संविधान सभा होती है, ये संविधान सभा एक प्रतिनिध्यात्मक संस्था होती है। क्या है ये, एक प्रतिनिध्यात्मक 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 क्या होती है, संस्था होती है। प्रतिनिध्यात्मक संस्था होती है। ठीक है ना। क्या, संविधान सभा एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है। ये क्या, इसका काम क्या होता है, ये नवीन संविधान पर विचार करने के लिए तब भी बुलाई जाती है, अगर कोई नवीन संविधान, ठीक है, उसको अडॉप्ट करने के लिए, अपनाने के लिए। ठीक है। साथ ही साथ उसमें से विद्यमान संविधान में संशोधन करने के लिए, जो पहले से है संविधान, उसमें संशोधन करने के लिए इसको क्या किया जाता है, बुलाया जाता है। ठीक है। ये प्रतिनिध्यात्मक संस्था को ये जेनिंग्स कहते हैं, इसी को संविधान सभा कहा जाता है, इसी को क्या है, संविधान सभा कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें इसका जो इसके भारत में संविधान सभा की अवधारणा का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। ठीक है। तो जरा इसके बारे में थोड़ा सा हम नजर डालेंगे। आप यूपीएससी अभी कुछ क्वेश्चन आए हैं, आप देखेंगे कि जो ये चीजें मैं पढ़ाऊंगा तो आपको डायरेक्टली ये चीजें समझ आएंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको गहराई में जाना होगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पीटी में इससे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक वैसे आपको पता
पता है जब मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ा रहा था, उठा के देख लीजिएगा यूपीएससी का पेपर, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में है, जितना मैंने पढ़ाया है उससे 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं। अभी आपका मात्र इंडियन इकोनॉमी मुश्किल से 20 या 30% हुआ है, और डायरेक्टली क्वेश्चन आए हैं जो मैंने अपने लेक्चर में लिखा भी है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए, जो संविधान सभा के सिद्धांत में सर्वप्रथम जो दर्शन है, इसकी जो फिलॉसफी है, वो 1895 के एक स्वराज विधेयक में क्या होती है, उद्धृत होती है। इसमें तिलक के निर्देशन में इसको तैयार किया जाता है। कब? 1895 स्वराज विधेयक पे, स्वराज विधेयक पे, स्वराज विधेयक पर। ठीक है, संविधान सभा की क्या होती है, ये सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है। संविधान सभा का सिद्धांत, सर्वप्रथम जो सिद्धांत है संविधान सभा का, ये किसके? स्वराज विधेयक 1895 में स्वराज विधेयक तिलक के निर्देशन द्वारा ये क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। वहीं आप देखोगे इसके बाद ये जो अगला डेवलपमेंट होता है 1922 में, तो महात्मा गांधी कहते हैं कि जो भैया जो संविधान सभा होगी ना, ये संविधान सभा भारतीयों के इच्छानुसार होगी। ठीक है, ये भारतीय संविधान सभा भारतीयों के इच्छानुसार ही होगा। ठीक है ना, ये महात्मा गांधी कहते हैं। 1922 में ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी का एम के गांधी का आता है। क्या आता है? कहते हैं कि जो भारतीय संविधान सभा होगी, जो ये क्या होगी, संविधान सभा होगी, वो भारतीयों के इच्छानुसार होगी। वो क्या होगी? भारतीयों के इच्छानुसार होगी, भारतीयों के इच्छानुसार होगी। ठीक है, वहीं आप देखोगे 1924 में 1924 में होता क्या है कि 1924 में मोतीलाल नेहरू, 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख एक संविधान सभा के निर्माण की बात करी। 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने, आपको पता है हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के ये फादर थे मोतीलाल नेहरू जी। क्या किया कि 1924 में इन्होंने जो ब्रिटिश संस्था थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, तो इन्हें ब्रिटिश सरकार से मांग करते हैं, ब्रिटिश सरकार से ये क्या मांग करते हैं, बोलते हैं कि भैया जो भारतीयों के लिए जो संविधान सभा होगी, वो भारत के ही लोग इसका निर्माण करेंगे। तो एक संविधान सभा के निर्माण की बात करी जाती है। संविधान सभा के, ध्यान रखिएगा, किसके निर्माण की? संविधान सभा के निर्माण की बात। ये डेवलपमेंट है। ठीक है, ये आपसे सिंगल स्टेटमेंट पे पूछा जा सकता है। वहीं इसके बाद दिसंबर में एक समिट होती है कांग्रेस की, आईएनसी की, 1936 में, दिसंबर 1936 1936 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन होता है। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ की व्याख्या करी गई। जो लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन होता है, इसमें संविधान सभा का, जो संविधान सभा होगा, उसके अर्थ की क्या करेगा, कैसे करेगा, इसके अर्थ की व्याख्या करी जाती है। ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद आप देखोगे कि महात्मा गांधी कहते हैं कि जो संविधान सभा होगी, तो संविधान सभा हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जिसमें आप देखोगे कि जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। मतलब हमें आपकी कोई ऐसी संस्था नहीं चाहिए जो ब्रिटिश से बोलते हैं कि आप कुछ भी बना दे, वैसा नहीं चाहिए। हमें एक ऐसी संविधान सभा चाहिए जो भारतीयता को उजागर करे, भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो, जो लोगों की जरूरत हो। कौन कहते हैं? एम के गांधी कहते हैं कि हमें क्या चाहिए? भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो, ऐसी संविधान सभा चाहिए। मतलब भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। क्या हो? भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो, मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। वास्तविक दर्पण हो। ठीक है, अच्छे से मिटा दें, एक मिनट फिर से लिख देता हूँ, है ना। हाँ, कौन कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि जो ये भारत की जो संविधान सभा होगी, जो ये क्या होगी, जो संविधान सभा है, तो ये संविधान सभा कैसी होनी चाहिए? तो संविधान सभा ऐसी होनी चाहिए जो भारतीय हैं, तो भारतीयों का वास्तविक दर्पण होना चाहिए। भारतीय मस्तिष्क का
मतलब भारतीय ही बनाए, तो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो, वास्तविक दर्पण हो, है ना। कौन बोलते हैं, वास्तविक दर्पण हो, ओके। वही आप देखिएगा डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का आप नरेटिव देखेंगे, अभी मैं जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है, उनका नरेटिव क्या होता है। इसी वजह से डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जो 1935, ध्यान रखिएगा, उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आज की गवर्नमेंट प्रॉपरली ट्रीट करती है, हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ट्रीट करती है कास्टिज्म को क्या करने के लिए, कास्टिज्म का फायदा उठाने के लिए। वो कास्टिज्म को कभी क्या करती है, वो बढ़ाती है, कभी घटाती है। उसका मतलब वो एक तरीके से पॉलिटिसाइज करती है। जो गवर्नमेंट है, वो कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या चाहे कोई भी हो, मैं प्रॉपरली बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उस समय अगर आप देखेंगे जो 1935 का जो अधिनियम था, जो भारत शासन अधिनियम था, उसमें सभी कास्ट के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा था। इक्वल ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होता है। अभी आप हाथरस का मामला देख लीजिए, इसमें आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो गवर्नमेंट अपनी कमियों को छुपाने के लिए अब कुछ भी कर रही है, अब तो बोल रही है कि ये तो कॉन्स्पिरेसी हो रही थी दंगा भड़काने के लिए। अरे भाई, ये तो होता ही नहीं। अगर आपने पहले ख्याल किया होता, अगर आप अपराधियों को बचाने का आपका मूड नहीं होता, आपको ऐसा इंटेंशन नहीं होता, कुछ चीजें बहुत साफ हैं। कैसे साफ हैं, चलिए मैं इस मुद्दे पे, देखिए ये हमारा एक मुद्दा है, मैं समझता हूं हम ये राजनीतिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इन सारी चीजों की समझ होनी चाहिए। देखिए, अगर किसी बेटी के साथ दुष्कर्म हो रहा है, ठीक है ना, तो पहली बात तो आप चलिए ठीक है, आपके यहाँ वो हॉस्पिटल में गई, ठीक है, उनने अपना बयान दर्ज करवाया। 7 दिनों तक पहले तो उसके घर वाले एफआईआर करवाने गए, कोई एफआईआर नहीं क्या करी गई, दर्ज करी गई। इसके बाद क्या होता है, उसकी हालात बिगड़ जाती है, फिर वो सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में पहुंचाया जाता है, फाइनली उनकी डेथ हो जाती है। इससे पहले भी वो अपना बयान दर्ज करवा जाती हैं। अब इसमें एक चीज नहीं समझ आती, उस पहले बयान में मुझे आइडिया नहीं है, हालांकि इस चीज को लोग बोलते हैं कि पहले बयान में इसका वो बात नहीं करती हैं कि उनके साथ रेप हुआ है, लेकिन दूसरे जो उनका दूसरा बयान दर्ज किया जाता है तो उसमें जरूर बखूबी ये सारी चीजों को बताती हैं। अगर बताइए ऐसा बताती हैं तो गवर्नमेंट अब इस मैटर को पॉलिटिसाइज करने लगता है। अब कैसे, कि देखिए ये मैटर बहुत आराम से सॉर्ट आउट हो जाता और बच्ची को न्याय मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा, अभी आज भी होता नहीं दिखाई दे रहा। ये इसकी जो आग थी ना, इसकी आग को सरकार किसी भी प्रकार से दबाना चाहती थी। अब ये एज अ कॉन्स्पायरेसी दबाना चाह रही है कि ये तो कॉन्स्पायरेसी हो रही थी, हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा था। अरे भैया, आप सरकार में हो, सेंट्रल में आपकी भी सरकार है, स्टेट में आपकी सरकार है, आपकी एजेंसियां क्या कर रही है अगर कॉन्स्पायरेसी हो रही है? आपकी एजेंसियों को तब क्यों नहीं खबर होती है जब आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? इसका मतलब कि आप कॉन्स्पायरेसी नहीं, कॉन्स्पायरेसी का नाम देके आप चीजों को दबा रहे हैं। बहुत सिंपल यही तो हुआ ना, कि कॉन्स्पायरेसी का नाम देके आप क्या कर रहे हैं, चीजों को दबा रहे हैं। तो देखिए ये बहुत ही निहायती और घटिया है, ठीक है। ये क्यों? अरे आप किसी को न्याय दिलाने के बजाय आप बताइए उन आरोपियों के पक्ष में खड़े हुए हैं। और दूसरी बात तो हमारी मीडिया को तभी कोई चीज, देखिए मीडिया चीजों को कवर नहीं करता। मीडिया एक्चुअल में जब उसे लगता है कि नहीं अब तो पानी सर के ऊपर से है, तभी वो कवर करता है। और दूसरी बात तो ये है, देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि चलो ठीक है, जो आरोपी हैं अगर ये सारा चीज साबित होता है तो उन्हें प्रॉपरली फांसी तक ले जाना चाहिए, फांसी के फंदे में उन्हें झुलाना चाहिए। लेकिन ये मीडिया को कतई अधिकार नहीं है, मीडिया सच को दिखाए, लेकिन मीडिया ट्रायल नहीं करे। मीडिया ट्रायल, अभी सुशांत का केस देख लीजिए, रिया का केस। रिया को मुझे लगता है कि भारत के छोटे से बड़े यूट्यूब चैनल्स और बड़े बड़े जो जैसे रिपब्लिक टीवी और बहुत सारे, मैं किनका नाम लूं, वो दहाड़ के बोलते थे और एक तरीके से रिया को क्या एक्यूज नहीं बल्कि उन्हें अपराधी साबित कर दिया गया था मीडिया के द्वारा। इसमें कभी कभी क्या होता है कि इस सोशल प्रेशर के चलते एक ऐसा बाउंडर बना दिया जाता है, इस सोशल प्रेशर के चलते, मीडिया ट्रायल के चलते, जो हमारी न्याय व्यवस्था भी प्रभावित हो जाती है। अब आप खुद ही देखोगे
कि जैसे कि ये हैदराबाद वाला मामला, उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ। उसके बाद वो बोल दिया कि उनका इनकाउंटर कर दिया गया। ठीक है, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ, मैं इन बातों का कभी कतई सपोर्ट नहीं कर रहा। ये घटिया और निहायत ही इसमें एकदम जो भी ज़्यादा सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये मीडिया मीडिया को अपना कर्तव्य, अपनी चीज़ों को सही दिखानी चाहिए, बल्कि मीडिया क्या करता है, उसे तो बस सिर्फ दो ही चीज़ों से क्या है वही छुट्टी नहीं होती है। एक तो आप देख ही रहे हैं कि कुछ भी हो, मीडिया का जो चौथा पिलर होता है, जो लोकतंत्र का, मीडिया को कहा जाता है। और इसका मतलब ही यही होता है कि भाई अगर हमारा जो एग्जीक्यूटिव सही से वर्क नहीं कर रहा है तो उसको आईना दिखाना, बल्कि ये नहीं करना है कि नहीं जो आप कर रहे हो एवरीथिंग वेल, ठीक है। तो हमारी मीडिया भी उसी चीज़ में लगी है। तो ठीक वैसे ही देखिए, मैं इन सारी चीज़ों में, खैर छोड़िए, आप सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, आगे हम बढ़ते हैं। तो जो अंबेडकर साहब का नैरेटिव था, हम वहाँ थे ना, तो अंबेडकर साहब का नैरेटिव मैं ये समझाना चाह रहा था कि आज भी इतनी हॉस्टिलिटी, हम देखिए एक साइंटिफिक इरा में है, एक तरीके से 21वीं शताब्दी में है। आज हमारे पास इतनी चुनौतियां हैं, ठीक है, उन चुनौतियों का हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं। हमारी रिसोर्सेज का लगातार स्कार्सिटी हो रहा है, लैक हो रही है, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों के रोजगार जा रहे हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं। इस बात पे हमारा क्यों नहीं ध्यान जाता है? हमारा तो ध्यान सिर्फ उन चीज़ों पे जा रहा है जो लाइमलाइट में हो। पिछले 2.5 महीने से सुशांत रिया, ये मतलब एक ऐसा नहीं लगता है कि मतलब जो भी है ना कि प्रॉपर ध्यान जो इसेंशियल मैटर है उनसे भटका के वहीं लगाया जा रहा है। तो एक प्रॉपर एजेंडा होता है, ठीक है, ये गवर्नमेंट का, और ये ऐसा गवर्नमेंट कोई भी हो वैसा ही सब करती हैं, ठीक है। तो जो अंबेडकर थे तो उनका स्टार्टिंग से नैरेटिव, उन्हें पता था कि उस समय भी जब इंडिया में आप रूरल और अर्बन एरिया में जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक तरीके से जो एक कास्ट को लेकर एक छुआछूत जो अनटचेबिलिटी थी, अस्पृश्यता थी, वो अपने चरम पर थी। वो कैसे आप देखोगे, तो इसी चीज़ को लेके अब जो ये 1935 का एक्ट था, भारत शासन अधिनियम था जो, तो एक्चुअल में ये सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट कर रहा था। खासकर मैंने बताया ना कि उस समय जाति को लेकर तो बिल्कुल भी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अगर मुझसे आप सुनना चाहें तो अपने भाषा में कहूं तो उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट कर रही थी, जाति को लेकर कि सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट कर रही थी। नो डाउट उसने धर्म को बहुत बुनाया। आप देखोगे 1909 उसने भी धर्म को बहुत यूज किया, ठीक है ना, लेकिन जातियों को प्रॉपर वो इक्वल ट्रीट कर रही थी। लेकिन इसी वजह से अंबेडकर कहते हैं कि भाई एक संविधान सभा की कोई हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है, नो नीड टू जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की आवश्यकता नहीं है। हम 1935 का जो अधिनियम है हम उसी को आधार बनाते हुए क्या कर सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं। कौन कहते हैं? अंबेडकर। तो इतनी कहानी तो मैंने सुना चुका, तो आप भूलेंगे नहीं। ये कहते हैं कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, जो भारत शासन अधिनियम है, हम उसी का आधार बना सकते हैं, उसी में काम क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। हमें कोई संविधान सभा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अंबेडकर कहते हैं। ये स्टेटमेंट आपको पीटी में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और आप एक काम कर सकते हैं कि ये चीजें आप मेंस में कोट एंड कोट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, हाँ, आगे फिर बढ़ते हैं। आप देखोगे कि संविधान के कुछ मूल ढांचे के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे कि कुछ अवधारणाएं हैं। जो मूल ढांचा क्या है, इस बार पीटी में क्वेश्चन भी आया था। और देखिए उस क्वेश्चन को जब आप डीप में, क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे, नहीं क्वेश्चन समझ नहीं आता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है, लेकिन उसकी भाषा मतलब बहुत अच्छे से पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे जरा एक बार हम नजर डालते हैं कि भाई ये है क्या। एक बार थोड़ा सा आप इसे देख लेते हैं। देखिए संविधान के जो मूल ढांचा है ये होता क्या है। संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत सिद्धांत या आधारभूत सिद्धांत। अब देखोगे इसके अंतर्गत 24 अप्रैल 1973 यानी 24 अप्रैल 1973 1973
1973 में मौलिक अधिकारों से संबंधित एक विवाद पहुंचता है, जो फंडामेंटल राइट से संबंधित एक विवाद पहुंचता है। और यह विवाद कहा जाता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वर्सेज ये सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही पहुंचता है तो ये एक इसमें नैरेटिव डेवलप होता है और सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय देता है। उसमें कहा जाता है कि जैसे कि संविधान में जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें बताया गया कि संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत संविधान में कुछ व्यवस्थाएं आती हैं और उनको किसी प्रकार से आप चेंज नहीं कर सकते हो। हालांकि ध्यान रखिएगा, इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था 2 स्टेटमेंट दिए गए थे और बोला कि संविधान में वर्णित है मूल ढांचा, बिल्कुल भी नहीं वर्णित है। हमें कैसे पता है कि ये संविधान के मूल ढांचे का ये पार्ट है, हम कैसे पता चलेगा? जी हाँ, जो अलग एक आफ्टर टाइम बीइंग एक डेवलपमेंट हुए हैं। डेवलपमेंट कैसे कि जो एक निर्णयों के बाद कुछ जो वर्डिक्ट आए उसके बाद जो डेवलपमेंट हुए हैं उससे हम इन चीजों को जान पाते हैं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये किसका बेसिक स्ट्रक्चर का मूल ढांचे का क्या है? पार्ट है। ठीक है, तो जैसे कि मूल ढांचे में क्या क्या अगर हम बात करते हैं, इन चीजों में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है मूल ढांचे में। और अगर मूल ढांचे के परिवर्तन की ही बात करें तो ये संसद या फिर राज्य की विधानसभा नहीं कर सकती, स्वयं जनता कर सकती है। अभी मैं बताऊंगा कि ये इसका मतलब क्या है। ठीक है, कि जनता कैसे कर सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैंने बताया कि जो मूल ढांचे में किसी भी प्रकार से कोई संशोधन नहीं हो सकता है। 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय को उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इसमें से कुछ रेखाएं निश्चित करी, सीमाएं दी और उसने बताया, मैंने एक चीज और भी बताई कि जो मूल ढांचा है इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। लेकिन अगर बात करें इसमें ना ही संसद और ना ही हमारा ये लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकती है, बशर्ते इसमें स्वयं जनता कर सकती है। और इसी वजह से जन संप्रभुता की धारणा कहा जाता है, जो सर्वोच्चता या फिर जो जन सर्वोच्चता या फिर जन संप्रभुता की धारणा, क्योंकि जन सर्वोच्चता मतलब सबसे सुप्रीम कौन है? लोग। तो इसी वजह से कि अगर मूल ढांचे में परिवर्तन किया भी जाता है तो कौन करेगा? ये जनता कर सकती है, ना कि संसद, ना ही असेंबली कर सकती है। ओके, तो अब मूल ढांचे में है क्या? देखिए, कई जो न्यायिक डेवलपमेंट हुए, कुछ न्यायिक निर्णय आए, उन न्यायिक निर्णयों में बोला गया, ऐसा नहीं है कि संविधान में उल्लिखित नहीं है हमारे स्टार्टिंग से कि भाई ये मूल ढांचे का पार्ट है, बिल्कुल भी नहीं। कुछ न्यायिक निर्णयों में ये चीजें उल्लिखित करी गई, उनसे डेवलप हुआ। जैसे संविधान की सर्वोच्चता, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। संविधान की सर्वोच्चता स्टार्टिंग में बताया था, कौन सुप्रीम है? संविधान। तो जो संविधान की सर्वोच्चता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आप इसी को संविधान की सर्वोच्चता मानेंगे। ठीक है, ये मूल ढांचे का सिद्धांत के अंतर्गत आता है, संविधान की सर्वोच्चता। चलिए लिख देता हूं, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता के साथ देखेंगे भारत में जो सॉवरेनिटी और लोकतंत्र स्वरूप, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक स्वरूप। ठीक है, क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, संपन्न। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें से लोकतंत्र, इसके बाद पंथ निरपेक्षता स्वरूप और अंतःकरण की स्वतंत्रता, विधि का शासन, प्रतिष्ठा तथा अवसर। ठीक है, समता, वहीं स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनराविलोकन और भारत की एकता और अखंडता, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सभी मूल ढांचे का सिद्धांत है। ये क्या है? सभी मूल ढांचे का सिद्धांत है, तो ध्यान रखना। वही मूल अधिकारों के अंतर्गत आप देखो, जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस के बीच जो संतुलन है वो, और संविधान का जो संघात्मक स्वरूप है, ये सभी चीजें क्या है? मूल ढांचे के अंतर्गत आती हैं। तो इस बार क्वेश्चन यही पूछा गया था, उसमें बोला गया, जो कि मैंने बताया, पंथ निरपेक्षता, और उसके विषय में उसमें बोला, क्वेश्चन में स्टेटमेंट आया, शायद पहला स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट थे कि ये संविधान में वर्णित है मूल ढांचे का सिद्धांत। भैया संविधान में नहीं वर्णित है। ठीक है, ये आफ्टर टाइम बीइंग निर्णयों के बाद आया। और यही बच्चा देखिए
बच्चे को ये तो पता है कि अच्छा लोकतंत्र पंथ निरपेक्षता ऑब्वियस इसे छेड़ा नहीं जा सकता, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचे का सिद्धांत है। लेकिन क्वेश्चन तो सही से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह संविधान में वर्णित है, तो ध्यान रखिएगा यही फॉल्स हो जाती है। ओके, इसके बाद मैंने बताया कि जो संविधान के जो मूल ढांचे में अंतिम रूप से जो परिवर्तन करने का अधिकार संसद को नहीं है, न ही राज्य विधानसभाओं को है। फाइनली कौन कर सकता है? जो जनता है, जो स्वयं क्या कर सकती है? जनता कर सकती है। तो प्रस्तावना से संबंधित जो मुद्दे हैं हम जो अगला लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।